इमेजिन आपकी लॉटरी लग गई और आप अरबपति बन चुके हो। बढ़िया गाड़ी, महल जैसा घर, क्रश भी पड़ गई, कोई पढ़ाई लिखाई की टेंशन ही नहीं है, लाइफ पूरी सेट है एकदम। पर तभी आपको एक आवाज सुनाई देने लगे, एक म्यूजिक जिसे आप रोज सुनते हो और अब तो उससे नफरत सी करने लगे हो, आपका अलार्म। और तब आपको रियलाइज हो कि इतनी रईसियत जो आप दिखा रहे हो वो सब एक सपना था। तो ऑब्वियसली बुरा तो लगेगा ही, पर अगर मैं आपसे कहूँ कि ये सपना आपको किसी और ने जानबूझकर दिखाया है ताकि आप उससे मोटिवेट होके लॉटरी का टिकट खरीदने लगे, तो कैसा लगेगा? और मैं मजाक नहीं कर रहा, 2010 की फिल्म इंसेप्शन इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि क्या हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ। तो बिना किसी के सपने में घुसे चलिए शुरू करते हैं। तो इस पिक्चर को बनाने वाले आदमी का नाम है क्रिस्टोफर नोलन, जिन्होंने डार्क नाइट ट्रिलॉजी, इंटरस्टेलर, मोमेंटो, टेनेट, ओपनहाइमर और देशद्रोही जैसी मूवीज बनाई है। क्या आपकी क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जिसकी बुद्धि इतनी तेज हो कि वो खुद टीचर्स को पढ़ा सके और उन्हें भी कुछ समझ ना आए? तो नोलन अपनी क्लास का वही बच्चा था और उनकी हर एक पिक्चर आप एक दो बार देख के तो नहीं समझ सकते, पर कम से कम 4-5 बार नोटपैड लेके तो जरूरी देखनी पड़ेगी। वो भी ऐसे नहीं हॉर्लिक्स या बॉर्नविटा पी के, तो भी पूरी नहीं समझने आने वाली। तो इंसेप्शन मूवी मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। इट वॉज समथिंग जो मैंने आज तक कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था, जिसे देखने के बाद मेरे दिमाग के पूरे घोंसले खुल चुके थे। और इस पिक्चर के फाइनल सीन ने तो लोगों को अपने बाल नोचने पर मजबूर कर दिया था कि क्या कॉप सपना देख रहा था या नहीं। इस मूवी में ड्रीम शेयरिंग का कॉन्सेप्ट है, मतलब कोई भी मशीन के थ्रू मल्टीपल लोगों के साथ अपने ड्रीम शेयर कर सकता है और ऐसे ही इन्हें प्रोजेक्ट करके ड्रीम्स की डिजाइनिंग की जा सकती है, बिल्कुल एक गेम की तरह। और इसके डिजाइनर को आर्किटेक्ट बोलते हैं, जो इसमें एलन पेज का कैरेक्टर आड्रियाना है। और फिर आता है अपने लियोनार्डो डिकैप्रियो का कैरेक्टर कॉप, जो इस फिल्म का सेंट्रल कैरेक्टर है। और इसकी पूरी की पूरी एक टीम है जो इस टेक्नोलॉजी का यूज करके किसी भी इंसान के सबकॉन्शियस माइंड में जो भी इंफॉर्मेशन छुपी है उसे निकालते हैं या फिर प्लांट करते हैं। और ये सारी चीजें पूरी तरह से इलीगल है, तो इसका ये पैसा लेते हैं, मतलब लिटरली सपनों के डाकू। और इस पूरी की पूरी भोकाली को इंसेप्शन कहा जाता है। लेकिन इस बार वाला मिशन कॉब अपने बच्चों से मिलने के लिए कर रहा है, जिनसे वो मिल नहीं पाता एक वांटेड क्रिमिनल होने के कारण। और अब ये सब मिलके एक बहुत बड़े बिजनेसमैन फिशर को बिना उसकी परमिशन के सुलाते हैं ताकि उससे इंफॉर्मेशन ले सके। ये लोग उससे वही ड्रीम्स दिखाते हैं जो इन्होंने खुद डिजाइन किए हुए थे। और इसमें भी 3 अलग अलग लेवल्स हैं ताकि इनका मिशन कॉम्प्रोमाइज ना हो और इन्हें अपना काम करने के लिए ज्यादा टाइम मिले। और हाँ, टाइम की बात चली है तो ड्रीम्स में टाइम थोड़ा अलग तरीके से काम करता है, क्योंकि नॉर्मल दुनिया में कुछ सेकंड्स, ड्रीम वर्ल्ड में कुछ घंटे हो सकते हैं। और ड्रीम से जागना है तो एक ऐसे सेंसेशन की जरूरत है जिससे आपको नीचे गिरने का एहसास हो, और इस सेंसेशन को ये लोग किक कहते हैं। और फिर अपने आप को रियलिटी और ड्रीम में फर्क समझाने के लिए हर किसी के पास एक टोटेम, मतलब एक ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कॉप के पास एक लट्टू है जो अगर बिना गिरे घूमता रहे तो मतलब वो एक ड्रीम में है। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब ये लोग एक एक करके डिजाइन के लेवल 3 पे पहुंचते हैं और सब कुछ ऑलमोस्ट परफेक्ट ही जा रहा था। लेकिन तब वहाँ पे एंट्री होती है कॉप की वाइफ मॉल की, माल नहीं मॉल, जो ना तो इनकी टीम का पार्ट है, इनफैक्ट ये तो कई सालों पहले मर भी चुकी है। और वो फिशर को शूट करके उसे लिम्बो भेज देती है। अब लिम्बो एक ऐसी जगह है जहाँ कोई लेवल डिजाइन नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है, यहाँ आप जो चाहो वो बन सकते हो, जो चाहो वो कर सकते हो। तो इसलिए लिम्बो में अगर कोई भी गया तो वो रियलाइज भी नहीं करता कि वो ड्रीम में है और वो कई सालों तक वहीं फंसा रहता है। और ये सब कुछ होने के बाद कॉप अड्रियाना को ये बताता है कि वो और उसकी माल, मतलब मॉल, इसी लिम्बो में इतना फैसिनेट हो गए थे कि उन्होंने वहीं पे अपनी दुनिया बना ली। 50 सालों तक यहाँ रहने पर उन्हें ये लगने लगा कि यही वाली लाइफ रियल है। पर फिर कॉप को रियलाइज हुआ और फिर उसने मॉल के दिमाग में ये इंसेप्ट किया कि वो ड्रीम में है, जिसके कारण वो रियलिटी में आ गए जहाँ पर कुछ घंटे ही बीते थे। लेकिन कॉप ने मॉल पर जो इंसेप्शन परफॉर्म किया था वो रियल वर्ल्ड में आने के बाद भी नहीं हटा, और इस वजह से मॉल को ये लगने लगा कि शायद ये भी एक ड्रीम है, और उसी से जगने के लिए वो बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड कर लेती है। लेकिन जब मॉल मर चुकी है तो वो उस ड्रीम और उस लिम्बो में कैसे आई? तो इसका जवाब है कॉप के सबकॉन्शियस से। मॉल के मरने के बाद कॉप उसकी डेथ के लिए अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानता है, जो कि वो था भी, और उसके इसी गिल्ट ने उसके सबकॉन्शियस माइंड में मॉल को क्रिएट किया। अब इसको ऐसे समझो कि जब कोई किसी को धोखा देता है या कोई गलत काम करता है तो वो कितना भी हरामजादा क्यों ना हो, गिल्ट तो उसे भी होगा, जिसे सप्रेस करने पर उसके विक्टिम्स उसे नाइटमेयर्स में दिखते हैं। और ये सारा गेम उसके सबकॉन्शियस माइंड का है। वैसे ही मॉल भी कॉप के माइंड का एक प्रोजेक्शन है जो लगातार ही उसे हॉन्ट करती है, और जैसे तैसे उसका सामना करके वो कई सालों के बाद उस लिम्बो से बाहर निकलता है जो रियल वर्ल्ड में कुछ घंटों के बराबर था। और ऐसे करके वो अपने बच्चों के पास लौट जाता है, जिन्हें वो इतने सालों से भी नहीं मिला था, कि उनके चेहरे भी याद नहीं थे उसे। लेकिन यहाँ होता है सबसे जबरदस्त कांड, क्योंकि जब कॉब अपना टोटम यानी लट्टू टेबल पे घुमाता हुआ छोड़ देता है, तब बस हम उसे घूमता हुआ देखते हैं और उसकी बस थोड़ी ही हरकत पे मूवी खत्म हो जाती है। और इसको देखने के बाद हर किसी ने अपना सर पकड़ लिया होगा
होगा, क्योंकि ये मूवी हमें क्लोजर ही नहीं देती। अब आप एंड तक यही सोचते रहोगे कि क्या कॉप ड्रीम से बाहर निकला या नहीं। तो इस चीज पे काफी सारी थ्योरीज है, जिसमें से कई लोग ये बोलते हैं कि वो ड्रीम में था, क्योंकि उसके बच्चों के कपड़े कॉप के ड्रीम वाले सीन में भी सेम ही थे और इसके अलावा उनकी एज भी नहीं बढ़ी। दूसरी तरफ कई लोग ये बोलते हैं कि ड्रीम में कॉप उनके चेहरे नहीं देख सकता था, पर एंड में वो देख पाता है, तो ये रियलिटी थी। पर मेरे ओपिनियन में इन दोनों में कोई भी चीज मैटर नहीं करती, कि एट द एंड ऑफ द डे कॉप अपने बच्चों के साथ में है, फिर चाहे वो ड्रीम में हो या रियलिटी में। और अगर आप नोलन अंकल की मूवीज देखते हैं तो वो अपनी मूवीज को एक ओपन एंडिंग देने के लिए जाने जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कॉप का लट्टू तो घूमता ही रहता है। एक्चुअली लट्टू तो कॉप का टोटम था ही नहीं। ये मूवी काफी अच्छे से इस लट्टू को थ्रू आउट द मूवी दिखा दिखा के आपके दिमाग में चिपका देती है, और इसी वजह से आपका सारा फोकस एंडिंग तक इसी लट्टू पे होता है। ना कुछ देख पाते हैं ना कुछ सोच पाते हैं, सिवाय इस लट्टू के। वो लट्टू जो कॉप का असल में था ही नहीं, मॉल का था। कॉप का एक्चुअल रियल टोटम तो उसकी वेडिंग रिंग थी, क्योंकि इस पूरी मूवी में जब भी कॉप ड्रीम में होता है तब उसके हर सीन में वो वेडिंग रिंग पहना हुआ है, पर रियलिटी वाले सारे सीन्स में उसकी रिंग मिसिंग है, और उसकी यही वेडिंग रिंग उसका रियल टोटम है, जो लास्ट वाले सीन में उसके हाथ में नहीं है, जो इस चीज को कंफर्म करती है कि वो सीन ड्रीम नहीं रियलिटी है। वो लट्टू तो बस एक आइडिया था जो नोलन अंकल ने मूवी के शुरू से ही आपके दिमाग में चिपका दिया, और ये वीडियो बनाकर मैंने भी आपके दिमाग में एक आइडिया चिपका दिया है, क्योंकि इसको देखने के बाद आप पक्का इस मूवी को दोबारा देखेंगे। वो आना माइंड ब्लोन। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। खोते क्या हो रहा है भैया? आप बीच में मत आइए, इन्हें मारपीट करके सब कुछ सुलझाने दीजिए। आप बीच में क्यों जाते हैं? छोड़ दीजिए उसे। बाबू भैया, बाबू क्या हो रहा है? गला दबा रहा हूँ। अरे कुछ नहीं बाबू भैया, ये इनका प्यार जताने का स्टाइल है। अरे ऐसा भी कोई गला दबा के गले मिलता है क्या? छोड़ रहे। हट हट। छोड़ूंगा नहीं इसको। सत्यानाश कर दिया। अच्छा भला मजा आ रहा था, हड्डी वड्डी तोड़ देता, कुछ मजा आता, कुश्ती उस्ती देखने मिलती, बस बीच में अपनी टांग अड़ा दी।